प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच कक्षा 12 का सार्वत्रिक चैप्टर को लेकर के आए हैं और थोड़ा सा शुरू से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब तक वीडियो अंतिम नहीं हो जाए तब तक देखते रहिएगा। देखिए, सार्वत्रिक चैप्टर जो है और इस बार भी 2023 की वार्षिक परीक्षा में भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत सारा मांगा है। ठीक है, इस चैप्टर्स को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और पढ़िए। सारणिक क्या है, पहले आप लोग देखिए, एक आव्यूह, वर्ग आव्यूह आपको हम बताते हैं। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वर्ग आव्यूह को समझिए। सारणिक जब हम पढ़ेंगे तो वर्ग आव्यूह का ही सारणिक संभव है, और जो आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है उसका सारणिक संभव नहीं है। वर्ग आव्यूह क्या है? वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखिए, अब उदाहरण के तौर पर हम आपको देंगे एक वर्ग आव्यूह A11, A12, A21, A22। इसमें दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। इसकी कोटि क्या है? 2/2। अभी आपको लिखने में बताए, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे ही हम लोग वर्ग आव्यूह। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ का कोटि हम लोग n/n लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आव्यूह में m/n होता है, लेकिन जब वर्ग आव्यूह है तो दोनों समान है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे? n/n। प्रत्येक वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ के सारणिक को डिटरमिनेंट A, इसको हम लोग सारणिक को डिटरमिनेंट A या DETA या डेल्टा से सूचित किया जाता है, जिसका कि संख्यात्मक मान, यानी हम कह सकते हैं कि सारणिक एक संख्यात्मक मान संभव है ना, संभव है। यानी सारणिक क्या हो गया? सारणिक एक संख्या। फिर यह संख्या आया कहाँ से? यह संख्या आया वर्ग आव्यूह। सारणिक एक संख्यात्मक मान संभव। तो अब थोड़ा सा देखिएगा, अभी आपके सामने में 2/2 कोटि के वर्ग आव्यूह को हम लोग लिखे। 2/2 कोटि के वर्ग आव्यूह A11, A12, A21, A2, ये 2/2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। तो इसके सारणिक को हम लोग डिटरमिनेंट A से, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा DETA या डेल्टा, वो हम लोग यहाँ लंबी लकीर के अंदर रखेंगे A11, A12, A21, A2। तो यह जो है 2 कोटि का सारणिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो 1 कोटि से स्टार्ट होता है। 1 कोटि का सारणिक का हम लोग क्या देखिए, सबसे पहले वर्ग आव्यूह में A11 अगर लेते हैं, एक आव्यूह है, तो इसका सारणिक अगर हम देंगे तो A1, इसका जो मान होगा, जो भी मान आ जाए, हम लोग A11 लिखेंगे। ये 1 कोटि का सारणिक है। कितने कोटि का सारणिक हुआ? 1 कोटि का सारणिक। यहाँ पर हम लोग इसके कोटि को हम लोग दिखाएंगे। अब इसी तरह से अभी आपको जो इसमें आपको बता रहे हैं, ये है 2 कोटि।
कोटि का सारणी, दो कोटि का सारणी। ए बराबर क्या लिखे, ए बराबर लिखे A11 A12 A21 A22 2/2 कोटि का व्यू है। ये क्या है, 2/2 कोटि का व्यू। ठीक, तब सारणिक ए बराबर डिटर्मिनेंट है या डेल्टा बराबर A11 A12 A21 A22। अब देखिए 2 कोटि 3 कोटि सब है, तो इसमें अब थोड़ा सा सारणिक का मान हम लोग कैसे निकालते हैं वो चीज समझिए। सारणिक का मान हम निकालने के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, और सारणिक का मान जैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी आपको यहाँ पर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए बराबर A11 A1 A21 A2। पहला को चौथा से गुना करना है और तीसरा को दूसरा से गुना करके घटा देना, यानी पहला को चौथा से गुना कीजिए माइनस A21 इंटू A1, यानी पहला गुना चौथा, पहला गुना चौथा माइनस तीसरा गुना दूसरा। इससे आपका संख्यात्मक मान, उदाहरण में आप लोग देख लीजिए, उदाहरण भी आप आसानी से समझ सकते हैं। 1 2 3 4 इसका मान लिखिए, तो 1 गुना 4 माइनस 3 गुना 2, यानी आपको मान आ जाएगा 4 माइनस 6, यानी इसका मान आ जाएगा आपको 2। और उदाहरण देखना है, देख सकते हैं 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहला को चौथा से किए, पहला को चौथा से, अब माइनस तीसरा को दूसरा से, 5 दूनी 10 में कितना घटा है 12, तो क्या आ गया माइनस। ये तो 2 कोटि का सारणिक का हम लोग मान बार बार आप लोग को कहते हैं, एक स्टार दे करके आप लोग लिख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह का सारणिक है ना होता है ना, प्रत्येक वर्ग आव्यूह का सारणिक होता है। अगर वर्ग आव्यूह नहीं है ना, वैसा आव्यूह जो कि वर्ग आव्यूह नहीं है उसका सारणिक परिभाषित नहीं होता, उसका सारणिक परिभाषित उसका सारणिक संभव नहीं, उसका सारणिक नहीं निकलता। अब हम आप लोग को 3 कोटि का सारणिक दिखाने जा रहे हैं। देखिएगा ये तो 2 कोटि का हुआ, अब हम आप लोग को 3 कोटि का सारणिक दिखाएं। उसके लिए हमको 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लेना है। 3 कोटि का वर्ग आव्यूह जैसे देखिए A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 कोटि का, इसमें 3/3 क्या है पंक्ति, इसको हम लोग रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा, पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे यहाँ मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता है रो। ये जो पड़ी लाइन है, पड़ी लाइन को ही हम लोग रो कहते हैं, पड़ी लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं रो, यानी R1। ये दूसरी पड़ी लाइन हो गया, इसलिए इसका मान हो गया R2, और ये तीसरी पड़ी लाइन हो गया, ये हो गया R3। अब देखिए ये जो खड़ी लाइन है इसी को हम लोग कहते हैं कॉलम, इसी को क्या कहते हैं कॉलम, यानी स्तंभ। ध्यान दीजिएगा C1 खड़ी लाइन, तो इसके बाद दूसरा क्या हो गया C2, और तीसरा देखिए जब R1 का मान लेंगे तो देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 1 1 तीनों में मिलेगा। जब R2 का मान लेंगे तो 2 जो पहले है ना तीनों में देखिएगा बराबर मिलेगा, और जब R3 का मान लीजिएगा तो देखिए पहले में जो 3 वो है ये तीनों देखिएगा आपको A31 A32 और A33 मीन्स ये तीसरा पद। अब जब आप स्तंभ की चर्चा कीजिएगा तो जो क्योंकि पहले जो हम लोग मान लिखते हैं AIJ जो लेते हैं, आई किसके लिए आता है रो के लिए, और J किसके लिए आता है स्तंभ यानी कॉलम के लिए, J किसके लिए आता है। तो यहाँ पहले जो लिख रहे हैं वो पंक्ति के लिए आ रहा है, पहले जो लिखे हैं वो क्या आ रहा है पंक्ति, और दूसरा जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है स्तंभ। तो यहाँ देखिए ये जो है देखिए पहला मान है 1 2 3 और दूसरा मान में है 1 1 1, दूसरा मान में क्या है
1 1 1, यानी आप समझ लीजिए तो तीनों 1 मिल गया, तो ये हो गया पहला कॉलम। जब यहाँ देखिए 2 मिल रहा है तीनों में, तो हो गया दूसरा कॉलम। कॉलम वाला बाद में लिखाता है और पंक्ति वाला क्या लिखाता है, पहले लिखाता है। और ये देखिए तीसरा कॉलम यहाँ दिया है आप लोगों को 3 3 3 मिल रहा है। तो रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कीजिए। जैसे भी आपसे पूछा जाए A21 मतलब ये दूसरा रो और पहला कॉलम का अवयव, दूसरा रो और पहला कॉलम देखिए आपके सामने में घेर दिए। दूसरा रो और पहला कॉलम का अवयव हमसे कोई पूछा तो क्या हो गया A21। आपसे पूछेगा A32 मतलब तीसरा रो, ये क्या हो गया तीसरा रो, और ये कॉमन लेना है। यहाँ देखिए दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो में चलिए 1 2 रो 3 रो, और दूसरा कॉलम कहाँ मिला भाई, जो मिला आपके सामने। तो रो और कॉलम का कंसेप्ट क्लियर रखिए। इसके बाद आपको जब रो और कॉलम क्लियर होगा ना, विद्यार्थी बहुत सारा रो और कॉलम में, रो मतलब देखना है पड़ी लाइन और कॉलम मतलब देखना है खड़ी लाइन। अब देखिए इसमें रो और कॉलम के बाद हम इसका मान के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। इसमें जब एक वर्ग आव्यूह दिया था तो इसके सारणी को हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 कोटि का सारणी। जब सारणी लिखते हैं ना, सारणी की कोटि भी आपको बताएंगे, अभी बता रहे हैं 1 कोटि का 2 कोटि का, जो 2 बाय 2 लिखने का जरूरत यहाँ नहीं है, 3 बाय 3 लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ देखना है कि हाँ ये 3 कोटि, जब 3 बाय 3 का वर्ग आव्यूह था तो 3 कोटि का सारणिक बना। अब इसके विस्तार को थोड़ा सा समझो। ये जो सारणिक के प्रत्येक अवयव का चिन्ह जो होता है ना, सारणिक के प्रत्येक अवयव, इस बात को एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सारणिक के प्रत्येक अवयव का अपना चिन्ह होता है, का चिन्ह। देखिए ये जो है ना चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चिन्ह जब आएगा ना बारी, तो आप लोग -1 पे पावर i प्लस j करके निकालिए। किसका निकालना है, तो A11 का निकालना है, यानी -1 पे पावर 1 जोड़िए, यानी -1 पे पावर 2। अब बताइए +1 आ गया, तो बस इसका चिन्ह प्लस हो गया। अब A12 का चिन्ह निकालना है, तो इसका चिन्ह जो है सो हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस, चिन्ह लिखी बात कर रहे हैं। A12 का चिन्ह के जगह पर क्या होगा A12, A13 के जगह पर क्या हो जाएगा प्लस, A21 के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे करके आप लिख सकते हैं इसके प्लस माइनस और यहाँ प्लस। A21 का चिन्ह क्या होगा माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह आपको आप बिना अवयव का देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह हुआ हर एक अवयव का। 3 बाय 3 कोटि का सारणिक है तो उसका चिन्ह हुआ। अब इस चिन्ह के बाद 3 कोटि के सारणिक का मान निकालना। 3 कोटि के सारणिक का मान निकालने के लिए देखिए सीखिए, और जब मान निकालने सीख जाइएगा तो इसमें तो बहुत कुछ मान निकालना है। ऑब्जेक्टिव में इस बार तो 2023 में बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आया था। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट A लिखें या डेल्टा लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका जब मान आपको तोड़ना, सबसे पहले जिस अवयव को आप लीजिए, जिस अवयव को जैसे A11 को, तो A11 के संगत रो और संगत कॉलम के अवयव को इलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, झाँप देते हैं। देखिए अब इसको आप झाँपिएगा तो क्या बचा, 4 गो बचेगा, जो उस रो और उस कॉलम को छोड़ करके बाकी क्या लिख दीजिए। ये A22 A23 A32 A33। पहला चिन्ह अभी आपको बता चुके हैं प्लस था, दूसरा चिन्ह क्या होगा माइनस A1। जब इस A12 को हम लेंगे तो देखिए क्या है, पहला रो का है और दूसरा
स्तंभ का है। तो इसको झकिए तो क्या बचा, A21 A23 A31 A33, ये बचा। दूसरा मान निकालिए। अब पहला हो गया, दूसरा और तीसरा जब आपको मान निकालना हो तो तीसरा मान के लिए आप क्या कीजिएगा, प्लस था माइनस, अब फिर प्लस में चलेंगे। 13 का चिन्ह जो होगा प्लस हो जाएगा। अब 13 मीन्स क्या, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति को एलिमिनेट कीजिए और तीसरा स्तंभ को, जो बचे उसको देखिए, ध्यान से देखिएगा जो बच रहा है आपके सामने है। A21 A22 A31 A32, ये सारणिक का मान निकालने के लिए। अब जब दो चीज यहाँ दिया हुआ है तो इसका मान तो आप लिख सकते हैं, A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23 और प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 A22। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। यहाँ पर तो आपको सारणिक का मान निकालने के लिए हम बता रहे हैं, सारणिक का जो मान निकालने के लिए बता रहे हैं, तो सारणिक से छोटा उप सारणिक होता है और सहखंड होता है, ठीक है। उप सारणिक और सहखंड को भी थोड़ा सा समझिए, उसके बाद एक सूत्र निकालेंगे, उस पर सवाल आप लोग बनाने के लिए सीखिएगा। सबसे पहले देखिए उप सारणिक क्या है। उप सारणिक क्या है इसको हम फिर से लिख देंगे, अभी इसका हम यूज भी करेंगे, नहीं तो इधर हम उप सारणिक बता के आपको तब इसका मान हमको क्या आता है, मान को मिटाते हैं, ऊपर वाला मान को रहने देते हैं। देखिए इसमें जब इसमें 3 कोटि का सारणिक है तो 9 अवयव है, प्रत्येक अवयव का उप सारणिक होता है, उप सारणिक, इसको हम लोग कहते हैं माइनर, ठीक है। Aij डिटर्मिनांट A के संगत अवयव, कौन अवयव, Aij का उप सारणिक, माइनर ऑफ Aij इन डिटर्मिनांट, है ना, माइनर ऑफ Aij, यानी हम लोग परिभाषा थोड़ा सा लिखाते हैं, सारणिक A के संगत अवयव, ठीक है, संगत अवयव Aij का उप सारणिक जिसे Mij से सूचित किया जाता है, Mij से सूचित किया जाता है। बार बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, Mij Aij के संगत अवयव का माइनर है, उप सारणिक है, जो है ना Aij के संगत पंक्ति एवं स्तंभ, संगत पंक्ति मतलब आई लिए, रो के लिए, पंक्ति के लिए तो आई रो और जे लिए तो जे कॉलम, संगत पंक्ति एवं स्तंभ को एलिमिनेट करने पर प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट, उस संगत अवयव के रो को और कॉलम को एलिमिनेट करने पर प्राप्त होता है। जैसे अभी हम आपके सामने में लिखेंगे A11 का उप सारणिक, A11 का उप सारणिक, यानी इसका इंग्लिश हो गया माइनर ऑफ A11। इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, यानी M11, इतना पूरा नहीं भी लिखेंगे, खाली अगर M11 लिख दिए तो ये मान हमारा चलेगा। अब देखिए A11 का उप सारणिक क्या, अभी आपके सामने में 3 कोटि का लिखा हुआ ना ये सारणिक, तो A11
इसमें बताइए, आपको बोले थे अगर पहला रो है तो पहला रो और पहले कॉलम को इलिमिनेट करने के बाद जो बचता है उसी का हम लोग मान सारणिक के ही रूप में लिखते हैं, जो कि सारणिक का छोटे से छोटा होता है A22 A23 A32 A33। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, M11। क्या कहेंगे, M11। यानी A11 का उपसारणिक जब लेंगे तो A11 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दीजिए, फिर जो बचे उसको लिख दीजिए। तो M11 का मान आया इतना। मान निकालने के लिए तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, A22 A23 A32 A23 मान निकालने के लिए। इसी तरह से जितना अवयव है सारणिक में, जितने अवयव होते हैं सारणिक में जितने अवयव होते हैं उतना ही होते हैं, उतना उपसारणिक प्राप्त होता है, उतना उपसारणिक प्राप्त होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि 3x3 कोटि के सारणी को कितना उपसारणिक निकल सकता है। तो यहाँ देखिए, अब इसके बाद आपको M11 का मान जब हम निकाले तो इसके बाद अभी आपको हम M22 का मान निकाल के दिखाना चाहिए। देखिए M22 का मान क्या है, अभी आपके सामने में सारा चीज है। तो बताइए M22 को क्या बोलिएगा, M22 करते हैं M12 मतलब A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक। अब ध्यान देने की बात है, जब A12 अभी अब लिए तो सामने में जो रो पड़ रहा है, सामने में जो कॉलम पड़ रहा है उसको एलिमिनेट करके जो बचे सो लिख दीजिए। देखिए भाई A12 लिए, यहाँ पे हम लोग जैसे क्या आया A21 A23 A31 A33, ठीक है। इसी तरह से फिर बताइए M13 का मान, M13 मतलब इसको और इसको एलिमिनेट करने से जो बच रहा है A21 A22 A31 A32, ठीक है। ये तो पहले रो के रंग में मान लो उपसारणिक निकाले। इसी तरह से दूसरे रो M21 का मान, तो A21 का मिले है ना, तो M21 इस रो को झाँप दीजिए, बचा कितना A12 A13 A32 A33 M21। इसके बाद आप मान निकाल के देख सकते हैं M22 का मान बताइए। ये रो और ये माने स्तंभ और ये हमारा रो जो है सो क्या हो जाएगा, खत्म होके बचेगा कितना A11 A13 A31 A33, ठीक। अब M33 का मान आपको लिखना है। इसी तरह से M23 का मान, M23 का मान बताइए भाई। A23 का उपसारणिक निकाल रहे हैं, इसलिए इसको और इसको एलिमिनेट किए तो A12 A11 A12 A31 A32 A31 A32 ये निकाल दिए। अब ये तीन वो और निकलेगा, क्या तीन वो निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। M31 तीसरे पंक्ति के अलोंग हम लोग जो है सो ध्यान देना है। तीसरे पे A31 का जब हम लोग इसको लिए और इसको लिए तो क्या बचा हमारा A12 A13 A22 A23, ठीक है। M32 का मान बताइए। M32 का मान आपको निकालने के लिए बोले इसका उपसारणिक, ये इसको एलिमिनेट करेंगे तो A11 A13 और A21 A23 और एक लास्ट उपसारणिक हमारा बच रहा है M33 यानी ये उपसार, इसको समाप्त करके देखिए, इसको हटा के एलिमिनेट करके झाँप के देखिए क्या बचा A11, उसके बाद क्या बचा A12, इसके बाद क्या बचा A21 है ना, और A21 के बाद A22। अब ध्यान से देखिए सारा उपसारणिक आपके सामने में प्राप्त है। पहला उपसारणिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बोले थे ना जितना उपसारणिक, जितना अवयव उतना उपसारणिक आपको प्राप्त होगा।
उप सारणिक के बाद आपको पढ़ना है सहखंड क्या होता है। सहखंड अभी तो हम लोग माइनर देखे, अब देखिए इसी का हम लोग उप सारणिक निकालेंगे। उप सारणिक हो गया, उप सारणिक तो हो गया। सहखंड कोफैक्टर, सहखंड मतलब सहखंड, सहखंड हो गया कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर। सारणिक एक के संगत अवयव, संगत अवयव ए आई जे के उप सारणिक ए आई जे के सहखंड को CIJ से सूचित किया जाता है। CIJ या कहीं कहीं आपको AIJ भी मिलेगा भाई, थोड़ा दोनों चीज देखिएगा। CIJ या AIJ से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? जो निम्न प्रकार से परिभाषित, निम्न प्रकार से परिभाषित है। कैसे है देखिए, CIJ का मान -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ क्या? MIJ हो गया AIJ का उप सारणिक, AIJ का उप सारणिक। जितना अवयव है उसका हम लोग उप सारणिक निकाल के देखेंगे। अब CIJ के बाद आपको डायरेक्ट आपको बता देते हैं सारा मान लिखने के लिए। देखिए C11 तो -1 पे पावर 1 जोड़ 1 M11, इसका मान क्या होगा? -1 पे पावर 2 M11, -1 पे पावर 2 क्या होगा? सम संख्या है, तो जब माइनस पे पावर अगर सम संख्या हो तो उसका मान तो प्लस में होता है। M1 तो यहाँ हो गया प्लस M1। C12 का मान -1 पे पावर 1 जोड़ 2, 1 2 कहाँ से आया? ये I है और ये J है। आपको I और J दिखे है ना जी? ध्यान से देखिए, C12 -1 पे पावर 1 जोड़ 2 M12, तो ये हो गया कितना? -1 पे पावर 3। अब -1 पे पावर 3 का मान कितना होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? बताइए आप लोग। तो इसका मान माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा M12। ठीक है, C12 का मान हम लोग निकालिए। C13 का मान आप लोग देखिए, C13 का मान -1 पे पावर 1 जोड़ 3 M13, तो -1 पे पावर 4 M13 यानी प्लस M13। इसी तरह से हम नवों मान को निकाल के देख सकते हैं। सारे मान को जब हम निकाल के देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी आपको हम सारा कोफैक्टर निकाल के दिखाते हैं, है ना। कोफैक्टर C13 तक हो गया। चलिए पहला रो का तो निकल गया, दूसरा रो यानी C21 -1 पे पावर 2 जोड़ 1 M21, तो -1 पे पावर 3 M21, तो क्या हो गया? -M21। C22 -1 पे पावर 2 जोड़ 2 M22, तो -1 पे पावर 4 इंटू M22, इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा, यानी प्लस M22। जब प्लस M22 हो गया, C23 -1 पे पावर 2 जोड़ 3 M23, तो इसका मान हो गया -1 पे पावर 5 M23, जो -5 विषम संख्या है तो माइनस में आ गया। एक मान प्लस में आएगा, एक मान माइनस में आएगा। C31 का मान -1 पे पावर 3 जोड़ 1 M31, तो -1 पे पावर 4 M31 यानी -1 हो गया कितना? प्लस M31। अभी C31 के बाद यहाँ इसके बाद जो है सो क्या होगा बोलिए? इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। C31 के बाद कौन सा मान निकलेगा? कौन सा मान निकलेगा? C32। कौन सा मान निकलेगा? C32 -1 पे पावर 3 जोड़ 2 M32,
तो -1 पे पावर 5 m32 यानी -m3, ठीक। और एक लास्ट को फैक्टर हमारा है तो -1 पे पावर 3 जोड़ 3 m33 यानी -1 पे पावर 6 m33 यानी क्या आ गया, तो इसका मान आ गया +m33, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं सारा कोफैक्टर जब हम 9 को माइनर निकालते हैं और उसके बाद हम लोग 9 को फैक्टर निकालते हैं। ये चैप्टर्स जो है आपको थोड़ा सा आगे भी मिलेगा, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला लाना है। इस फॉर्मूला लाने के लिए थोड़ा सा यूज हम लोग किए हैं। अगला जब सहखंडज पढ़ाएंगे, एडजॉइंट पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत बढ़िया से, बहुत मजेदार ढंग से आपको बनाने में मदद करेगा। अब आपको देखिए एक फॉर्मूला हम बताना चाह रहे थे कि सारणिक का मान में सहखंड की उपयोगिता जब है तो उसका हम लोग देखेंगे कि क्या आता है। देखिए अभी आपको इसमें पहले पंक्ति के एलोंग जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बचा, A22 A23 A32 A33, ठीक है। उसके बाद माइनस A12 जब लिए तो क्या बचा, A21 A23, उसके बाद A31 A33। अब देखिए इसका प्लस A13 जब लेंगे तो क्या बचेगा, A21 A22, उसके बाद A31 A32, ठीक है। ये चीज आप देखिए ये क्या है, ये तीनों चीज के बारे में हम अभी आपको बताएं। इसमें आपको अभी हम पूछते हैं कि क्या है, अभी आपको तुरंत हम बताए हैं A11 के बाद जो मान आप लिखे हैं यह मान माइनर ऑफ A11 है, यानी इसको हम लोग M11 माइनस A12। यह जो बात आप लिखे हैं क्या है, माइनर ऑफ A12 है, माइनर ऑफ A12 है। और A13 के साथ जो यहाँ आप लिखे हैं क्या है, माइनर ऑफ A13। इसको ध्यान दीजिएगा, A11 M11 प्लस A12, माइनस को अगर आप अंदर कर दीजिए तो इतना आप लिख सकते हैं -M12 और प्लस A13 M13। देखिए अभी आपके सामने में है क्या है, M11 का मान किसके बराबर है, C11 के बराबर। M11 का मान किसके बराबर है, अब देखिए माइनस M12 का मान किसके बराबर है, C12 के बराबर, यानी A12 C12 और A13 M13 का मान खोजिए, M13 का मान आपको मिल गया C13। यही फॉर्मूला हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि किसी भी सारणिक का मान निकालने के लिए उसका संगत अवयव और संगत सहखंड को गुणनफल कीजिए और प्रत्येक अवयव का गुणनफल को फिर जोड़ दीजिए। संगत अवयव और संगत सहखंड के गुणनफल का योगफल को ही हम लोग सारणिक का मान कहते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला नहीं बल्कि इसमें बहुत सारा, ये तो है पहली पंक्ति के अनुदिश, पहली पंक्ति को तोड़े तभी निकाले। ऐसा है आप लोग का जितनी भी पंक्ति दिया, जितना स्तंभ दिया, घुमा के दिया, लिखिएगा बहुत सारा फॉर्मूला। अब तो ये सर मेरा मन किया कि A31 इंटू C31 आप लिख सकते हैं, A32 C32 लिख सकते हैं, A33 C33 भी लिख सकते हैं। यह भी सारणिक का मान हो, यानी आपको सारणिक और कोफैक्टर जब समझ में आ जाएगा, उपसारणिक और कोफैक्टर जब समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम एक उदाहरण निकाल के आपको दिखाना चाहते हैं, एक उदाहरण निकाल के दिखाना चाहते हैं। इस उदाहरण को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस उदाहरण को समझिए। एक सवाल जब आप समझ जाइएगा ना तो उसका बहुत सारा सवाल है। सारणिक चैप्टर बहुत आसान है। इस सारणिक चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा और उस परिश्रम के बाद आप आसानी से उस सारे सवाल को बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए हम आपके बीच में एक क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ पर कहता है
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमको डिटर्मिनेंट दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको दिया। इसका मान निकालने के लिए कहेगा, तो जब आप इसका मान निकालिएगा तो इसका मान क्या आएगा। पहले देखिए, आप अगर पहले पंक्ति के अनुरूप तोड़ना चाहिए तो डायरेक्ट देखिए, पहले आप डायरेक्ट देखिए। एक को जब लीजिएगा तो एक इस अवयव के रो और कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचा 5 6 8 9। जब 2 को लीजिएगा तो उसका तो चिन्ह माइनस है ही। जब 2 को आप लेंगे तो इसको झांप दीजिए, जो देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 4 6 7 9। और जब 3 को लीजिएगा तो 3 का मान में क्या बच रहा है 4 5 7 4 5 7 8। ठीक है, इसके मान को थोड़ा सा देखिए, 9 5 45 माइनस 8 6 48 यहाँ पर। इसके बाद -2 9 4 36 माइनस 6 7 42 प्लस 3 8 4 32 माइनस 35। तो थोड़ा सा बताइए आप लोग, -3 -2 इंटू -6 प्लस 3 और -3 यानी -3 प्लस 12 -9, यानी इसका मान आपको मिला 12 माइनस 12 बराबर 0। ये तो विस्तारीकरण से आप निकाल। इस सारणिक का मान, इस सारणिक का मान आपको सूत्र बताए हैं, पहले पंक्ति के रोम अनुदिश तोड़ेंगे तो मान यही आएगा। देखिए इसमें हम अब थोड़ा सा आपको धमाकेदार चीज देने जा रहे हैं। ये धमाकेदार चीज क्या है, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं यानी लगातार 9 प्राकृत संख्या से बने सारणी का मान 0 होता है। उदाहरण में स्टार देकर के आप लोग लिख दीजिएगा, लगातार 9 प्राकृत संख्याओं से बने सारणिक का मान है ना, क्या प्राप्त हुआ आपको 0 होता है ना, 0 होता। ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो लगातार। अगर लगातार नहीं होगा तो ये बात सामने नहीं आएगी। अब जैसे आपको देख हम 101 102 103 104 105 106 107 108 109, देखिए लगातार 9 प्राकृत संख्या का मान है। इसमें आपको बनाने का जरूरत नहीं है, बनाइएगा चेक कीजिएगा, इसका आंसर 0 आएगा। फिर आपको हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इसमें बताइए आप लोग कि दूसरा क्वेश्चन जो अभी हम आपको देंगे, दूसरा क्वेश्चन जो आपको देंगे उस क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिएगा। अभी दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए है, दूसरा क्या है, अब आपको दे रहे हैं, इसका भी मान निकालिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, या इसका भी मान हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। बना के देखिएगा जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन को देखे, यानी आपको फिर लिखा रहे लगातार 9 सम संख्याओं, लगातार 9 सम संख्याओं से बने सारणिक का मान क्या होता है 0 होता है। क्या होता है, लगातार खाली 9 सम संख्याओं। तीसरा स्टार आपको लिखवाने जा रहे हैं, उसमें भी देखिएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये लगातार 9 विषम संख्या। क्या है, लगातार 9 विषम संख्याओं से बने सारणिक का मान क्या होता है 0 होता है। ये 3 बात आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करेगा। ये बड़ा ही भयानक है और बहुत ही आसान है। इसमें इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बनाइए, क्वेश्चन लिखिए ना, आंसर लिखिए। अगर बनाने लगिएगा तो ये सब कैलकुलेशन जितना बड़ा होगा
अगर आप इस चीज को जानते हैं कि लगातार 9 प्राकृत संख्या से बने सारणी का मान शून्य होता है तो आपको तुरंत लिख देना है। 9 सम संख्याओं से बने सारणी का मान शून्य होता है, उसमें भी आप तुरंत लगा सकते हैं। लगातार 9 विषम संख्याओं से बने सारणी का मान शून्य होता है, उसमें भी हम लोग लगा सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आपको हम अपने से क्वेश्चन पूछ देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, यह भी तो लगातार 9 सम संख्या। इसको बनाना पड़ेगा। इसको तो एकदम फॉर्मूला देखिए, लगातार 9 सम संख्याओं का मान से बने सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। बनाने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर ये ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यही आपको बार बार करें। ये बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है, फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। इसका जो है सो इससे बहुत सारा सवाल आपको बनने लगेगा। आपको अगले वीडियो में हम सारणिक के गुणों के बारे में बताएंगे। बहुत सारा गुण है इसमें, उस गुण को समझाएंगे। पहले वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, सारणिक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, निश्चित रूपेण अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगने का बात ही नहीं है। अगर आप सिंसियर होकर के देखिएगा तो एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी और उस बात को समझिए। और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।